गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बिहेवियर थेरेपी के बारे में संक्षिप्त में समझा था। आज हम प्रॉपर इसे डेफिनेशंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है बिहेवियर थेरेपी की या व्यवहार चिकित्सा की? तो ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिसीज बाय द मॉडिफाइंग फुल्ली बिहेवियर इज कॉल्ड द बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या है? एक प्रकार का ट्रीटमेंट है कई प्रकार की डिसीज के, कई प्रकार के रोग को ठीक करने का। किसके थ्रू? हमारे जो भी बिहेवियर को फुल्ली मॉडिफाइड करके जो हम थेरेपी का यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसे हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा जिसमें व्यक्ति के दोषपूर्ण या कुसमंजस व्यवहार को रूपांतरित किया जाता है, व्यवहार चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कई प्रकार के जो रोग हैं उनको रोग है और उनके जो भी दुष्परिणाम जो भी हैं, उन दोषों को दूर करते, कुसमंजित व्यवहार को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहार थेरेपी या व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन या व्याख्या। तो किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन सीखते हैं या बताते हैं? तो व्यवहार चिकित्सा में बुरे व्यवहारों की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? इसमें बुरे जो व्यवहार है उसमें इसकी पहचान की जाती है और उसमें सुधार और आवश्यकता के अनुसार जो भी परिवर्तन करने के लिए आगे हमको सिखाने के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। सीखने लर्निंग के सिद्धांत निम्नलिखित थ्योरी से लिए गए हैं। तो व्यवहार चिकित्सा क्या है? तो व्यवहार चिकित्सा क्या है? व्यवहार चिकित्सा में बुरे व्यवहारों की पहचान की जाती है और उसमें सुधार या आवश्यक परिवर्तनों के लिए आगामी सीखने के सिद्धांत को अपनाया जाता है। सीखने या लर्निंग के सिद्धांत निम्न थ्योरी से लिए गए हैं। मतलब हमको बिहेवियर थेरेपी में हम किसी भी चीज़ को क्या कराते हैं? सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं? कुछ सिद्धांत के अनुसार, कुछ थ्योरीज दी है लर्निंग की, उसके अनुसार। तो लर्निंग की क्या क्या थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशन मॉडल बाय द लेविन पॉल्वो 1963 में इन्होंने दी थी। तो इल्वन पाल्वो ने 1936 में शास्त्रीय अनुकूल प्रतिरूप के अनुसार ये थ्योरी दी थी। तो क्लासिकल कंडीशंस की जो थ्योरी है उसके अनुसार ये इनने मॉडल, जो क्लासिकल कंडीशन मॉडल के अनुसार इनने लर्निंग की थ्योरी दी थी। हमने इसके पहले साइकेट्रिक नर्सिंग में इसे पढ़ चुके हैं। सेकंड जो थ्योरी है ये ऑपरेंट कंडीशनल मॉडल, ये B.S. सिंकर ने 1953 में दी है। तो B.F. स्नीकर ने यह तत्व उत्पादक अनुकूलन प्रतिरूप की ये इसमें थ्योरी दी है। तो ये जो दो थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है, इसके अनुसार जो है हम ये बिहेवियर थेरेपी में इसे अपना के या उसे सिखा के हम रोगी को हम ठीक करते हैं। अब इसमें क्या क्या इंडिकेशंस है, क्या क्या संकेत हैं? तो बिहेवियर थेरेपी में क्या क्या होता है पेशेंट्स को, हम उसके संकेत देखेंगे या उसके लक्षण देखेंगे जिनको बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इसमें जो है एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंताग्रस्त विकार इसमें व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। सेकंड है फोबिया, डर लगता है किसी भी चीज़ से, अंधेरे से। ठीक है, मोस्टली अंधेरे से इसमें डर लगता है। फोबिया किसी भी टाइप का जो है हमारे शरीर, जो हमको हमारे मन में डर बैठा रहता है। नेक्स्ट है हिस्टीरिया। आपने अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा था हिस्टीरिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल डिसऑर्डर। कई प्रकार के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है उसके बारे में भी हमने इसके पहले जो है एक्सप्लेन किया हुआ था। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD एक प्रकार की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें ये देखा था हमने
एन्यूरिसिस मतलब बिस्तर के में ही पेशाब करना, नींद में। एक्चुअली क्या है, रात में सोते समय, रात में नींद में बच्चे जो है इस प्रकार का बच्चे लोग बिहेवियर करते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो लोग करते हैं उनको भी बिहेवियर को थेरेपी अपन देते हैं। नेल बाइटिंग, नख जो भी है पे नाखून जो है उनको चबाना, नेल बाइटिंग करना। थंब सकिंग, अंगूठे को चूसना। मिग्रेनेशन, अधराशील का सिर दर्द, माइग्रेन्स जो है आधा जो हमारा सिर दर्द करता है उसे हम माइग्रेन बोलते हैं। ओबेसिटी, मोटापा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इत्यादि की आदत को बदलना। और एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। तो इतने प्रकार के जो इसमें संकेत हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में चिंताग्रस्त विकार होते हैं, फोबिया में डर लगता है, हिस्टीरिया में कन्वर्जन डिसऑर्डर आते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, ऑब्जर्विंग कन्वर्जन डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी है। एन्यूरिसिस मतलब बिस्तर में पेशाब करना। नेल बाइटिंग, नाखून को चबाना। थंब सकिंग, अंगूठा चूसना। माइग्रेन्स, आधा सिर का दर्द। ओबेसिटी मतलब मोटापा। स्मोकिंग मतलब बीड़ी सिगरेट आदि को पीना। ड्रिंकिंग मतलब किसी भी शराब की नशीली जो दवाएं हैं और शराब इत्यादि को पीना। एनोरेक्सिया नर्वोसा भूख नहीं लगना या फिर व्यक्ति को खाने से संबंधित विकार। बुलिमिया नर्वोसा बहुत अत्यधिक भोजन करना। तो इस प्रकार के इसमें संकेत देखे गए हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे व्यवहार चिकित्सा में निम्न विधि या तकनीक का अपन काम में लेते हैं और हम जो है इसको प्रोवाइड करते हैं इन टेक्निक के थ्रू, बिहेवियर थेरेपी। तो फर्स्ट इसमें बताया गया है सिस्टमेटिक डेंसिलाइजेशंस। तो सिस्टमेटिक डेंसिलेशन जो है सर्वाधिक वासुग्राहिणीकरण, इस तकनीक का विकास जोसेफ हॉल ने किया था। तो इसका किसने किया था विकास? जोसेफ वोल्प ने किया था। इस क्रिया के प्रमुख 3 लक्षण हैं। इस क्रिया के प्रमुख क्या है? इसमें 3 लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो हम कौन कौन सी जो टेक्निक्स जो है इसमें हम बिहेवियर थेरेपी में यूज़ करते हैं या व्यवहार चिकित्सा में, तो इसमें बताया सिस्टमेटिक डेंसिलेशंस, इसको जोसेफ वोल्प ने जो है बताया था। तो फर्स्ट इसमें है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग मतलब तनाव मुक्त का प्रशिक्षण, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसको करने के अनेक विधियां हैं, इसको भी करने की बहुत सारी अधिक विधियां हैं। हिप्नोटाइसिस करना, हिप्नोटाइज करना मतलब आपने किसी भी व्यक्ति को क्या अपन हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हिप्नोटाइज का मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को हम कुछ चीज़ बोल के धीरे म्यूजिक सुला के उसके अंदर की जो भावना है उसको जगाते हैं, उसको हम हिप्नोटिज्म बोलते हैं। तो हिप्नोटाइसिस। मेडिटेशंस या योगा, मेडिटेशंस और योगा से भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रिलैक्सेशन हमको मिलता है। मानसिक कल्पना, मेंटल इम्यूनाइजेशंस मतलब जो हम मन में जो भी कल्पना करते हैं उससे भी हमको रिलैक्सेशन मिलता है कि संतुष्टि का अभाव होता है कि आज हम ऐसा कर सकते हैं, हमको इतनी संतुष्टि है। सेकंड है हेरेचल कंस्ट्रक्शंस, तो उद्दीपकों का पदानुक्रमांक निर्माण। इस प्रक्रिया में रोगी से बात कर चिंताग्रस्तता के सभी कारणों को सूची बनाकर इन्हें घटते क्रम में एंजाइटी उत्पन्न करने वाले प्रबल के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार के ऐसे टेक्निक से इसमें रोगी से हम बात करके जो भी उसकी चिंताग्रस्त जो भी कारण है उसकी सूची हम बनाते हैं और उसको घटते क्रम में एंजाइटी उत्पन्न करने वाले प्रबलता के आधार पर उसको व्यवस्थापित करते हैं। मतलब किससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से हम ये इसमें इसका एक चार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम इस प्रकार की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड इस टाइप का करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है इसमें डेंसिलाइजेशन स्टिमुलेशंस, उद्दीपन
विषाणुकरण विषग्राहुकरण सॉरी, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम रोगी को के भी जो उद्दीपन को सूची बनाने के सबसे पहले स्थिर वाले उद्दीपन का सामना कराया जाता है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, रोगी को जिस भी से एंजाइटी होती है उसमें सबसे निम्न स्थिति वाले, सबसे कम जिससे उसको एंजाइटी होती है उसका हमको इसमें हम सामना करवाते हैं, तथा रोगी को एंसेक्स होने पर पूर्ण रूप से प्रतिशत तनाव मुक्त परीक्षण देने एवं रिलैक्स होने का निर्देश दिया जाता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ से, जैसे घबराहट एंजाइटी है, तो किस चीज़ से आपको कम घबराहट है, हम उसको सबसे पहले आप उसको लेके आते हैं पेशेंट्स के पास, उसका सामना करवाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर हम बोलते हैं कि आप घबराएं नहीं, कोप अप करें, सब कुछ ठीक होगा, और इस प्रकार से हम थेरेपी देते हैं। इस विधि में क्या रोगी जो है कोशिशों के उपरांत उस उद्दीपन को उत्पन्न होने वाली एंजाइटी को नियंत्रण करने में सक्षम होता है। मतलब इस जो भी कंडीशन है उसमें हम पेशेंट्स को रिलैक्स करते हैं कि घबराओ नहीं, इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से हम उसको बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर क्या करना है, कोप अप करने लग जाता है। यह प्रक्रिया सभी उत्तेजनों के प्रति कब से अपनाई जाती है। जैसे कि जैसे जैसे हमने एक जैसे पहले चार्ट बनाया था कि सबसे पहले हम चार्ट बना के जिससे भी एंजाइटी सबसे ज़्यादा है उसको हम ऊपर रखेंगे, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम, इस प्रकार के हम रखेंगे किससे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती है। फिर हम धीरे से क्या करेंगे, उसको इस टेक्निक्स के बारे में उसके ऊपर कोप अप या उससे सामना करने के लिए सिखाएंगे। तो पहले जो सबसे कम जिससे उसको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, उसको हम सामने लाएंगे और फिर उसको बोलेंगे कि आप उसको कंट्रोल करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये टेक्निक्स उपयोग में लाते हैं जिससे वह अपने उत्पन्न तनाव, जो भी उसके मन में जो उत्पन्न तनाव उसको नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो है फोल्डिंग। तो फोल्डिंग क्या है, रोगी को सीधे डर से उत्तेजक वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, रोगी को सीधे डर उत्तेजक वातावरण में छोड़ दिया जाता है, मतलब जिससे उसको डर लगता है वहीं पे उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, परंतु उसका बाहर निकलना असंभव होना चाहिए। परंतु उसका क्या, बाहर निकलना वहाँ से असंभव होना चाहिए। अधिक समय तक डरावने वातावरण से रोगी धीरे धीरे अनुकूलता उत्पन्न हो जाती है। मीन्स अगर जो भी व्यक्ति जो डरता है उसको वैसी ही जगह पे वहाँ पे उसको रिलैक्स छोड़ देना चाहिए जिससे उसको डर लगता है। धीरे धीरे क्या करता है वो व्यक्ति ऐसी जगह पे, लेकिन छोड़ना है अपने को कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, अगर उसको अंधेरे कमरे में डर लगता है तो उसे आपको अंधेरे कमरे में ही छोड़ देना चाहिए, छोड़ना है उसे, जिससे वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका जो उत्तेजक जो भी वातावरण है वहाँ पे छोड़ देंगे उसको, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कुछ समय तक के डरेगा, फिर धीरे धीरे वो अनुकूलित हो जाएगा। ठीक है, और उसका डर खत्म हो जाएगा। थर्ड जो है वांछित व्यवहार को बढ़ाने हेतु कंडीशनिंग प्रक्रिया। तो इसमें नेक्स्ट जो है पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट, जो पॉजिटिव जो रिफ्रेशमेंट है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब व्यवहारिक प्रक्रिया के बाद सामान्य के कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन, पुरस्कार या भेंट, ऐसा करने से युक्त व्यवहार में वृद्धि होती है। मीन्स अगर कोई ने भी अच्छा पॉजिटिव जैसे काम किया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम खाना खिला सकते हैं, उसको हम पुरस्कार देते हैं या भेंट देते हैं, जिससे उसको उसमें जो भी उसका जो व्यवहार है उसमें और वृद्धि होती है। जैसे सपोज मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी डांस कॉम्पिटिशन्स में अगर एक पुरस्कार मिला तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा कि मुझे और अच्छे से डांस करना है और मैं इस चीज़ की ट्रॉफी जीतूँ और मुझे अच्छा जो है वो रिवॉर्ड मिले। तो पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट के सकारात्मक प्रबलता के कारण भी हम उसका जो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति व्यवहारिक प्रक्रिया के बाद सामान्य कार्य किए जाते हैं, जैसे जो भी व्यवहारिक प्रक्रिया के बाद जो भी सामान्य कार्य करते हैं, जैसे कि तो उसके लिए भोजन, पुरस्कार, भेंट ऐसे देने से उसके बाद क्या है, व्यक्ति में ये चीज़ देखने को हमको मिलती है। फिर टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी मतलब प्रत्येक बार वांछित व्यवहार करने में सफल रोगियों को इनाम स्वरूप टोकन प्रदान किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति जिसको हम बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं और अगर वो सीख रहा है उससे और आगे उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, वो व्यवहार में उसके परिवर्तन आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ भी टोकन जो भी अमाउंट जो भी है कुछ भी थोड़ा बहुत उसको उपहार सामान उसको देंगे। टोकन एकत्रित करने पर एक विशेष इनाम दिया जाएगा। मीन्स
किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़पेपर में भी टोकन्स आते हैं, आपको उसको काट के रखना होता है, फिर आप उसको सबमिट करते हैं तो आपको इनाम मिलता है। अगर आपको एक बार उस चीज़ को में कुछ मिलता है तो आपका इंटरेस्ट जागता है और आप दोबारा और दूसरा जो बड़ा इनाम है उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक जो वांछित व्यवहार करने पर रोगी को फलस्वरूप टोकन प्रदान किया जाता है व निश्चित संख्या में टोकन एकत्रित होने पर एक विशेष इनाम दिया जाता है, जो एक बढ़िया खाना अथवा अस्पताल से छुट्टी आदि के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार से पेशेंट्स को हम बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या करें, अपने बिहेवियर में और भी जल्दी सुधार करें। फिर जैसे कि नए व्यवहार को प्रशिक्षण हेतु कंडीशनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो जो कौन कौन सी हैं, जैसे मॉडलिंग, शार्पिंग और चैनिंग। इस प्रकार की जो ये नई कंडीशनिंग, जो व्यवहार प्रशिक्षण, जो भी श्रृंखला जो भी है अपने को, ये इसके अंदर ये हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसके क्या होते हैं, बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है। और हम जो है बिहेवियर थेरेपी में ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अब ऐसे कई प्रकार के ऐसे अनुवांछित जो व्यवहार है उसको घटाने के लिए ऐसी कंडीशनिंग प्रक्रिया का अपनाया जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो सब जैसे फर्स्ट इसमें जैसे बताया है एक्सटीनॉक्सिंग आइनोजिनिंग। एक्सटोसेक्सनिंग आइनोजिनिंग जो है, इस प्रकार की जो हम कंडीशनल अपनाते हैं। पनिशमेंट हम देते ही हैं, आपको पता है। टाइम आउट मतलब हम एक समय, निश्चित समय करवा देते हैं, ठीक है। रिसिचुएशन, ओवर कंडीशनल और रिस्पॉन्स कॉस्ट। तो हम इस प्रकार को, इस ऐसी अवांछनीय व्यवहार को घटाने के लिए कई प्रकार के हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट का हम यूज़ करते हैं, मीन्स अगर कोई को हम बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं, अगर वो अच्छा व्यवहार दोबारा सा, अगर वो उस चीज़ को नहीं सीखता है, नहीं प्रॉपर वे में करवाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट मतलब हम उसको किसी भी प्रकार की सज़ा का प्रावधान रखते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्कूल में या कॉलेज में कोई भी लेट अगर आता है, ठीक है, या अगर आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से आप सही समय पर अगर सबमिट नहीं करते, तो आपको पनिशमेंट के स्वरूप कुछ भी दंड दिया जाता है, या फिर आपको कॉस्ट जो भी कुछ भरने के लिए कहा जाता है, ठीक है, या फिर आपका को समय सीमा दी जाती है कि इस समय सीमा में आप ये कर सकें। तो इस प्रकार की हम पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। टाइम आउट, आपको कोई भी चीज़ करने के लिए, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, तो आपको एक निश्चित समय दिया जाता है और उस निश्चित समय में आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है एग्ज़ाम में। तो एक टाइम आउट का एक वो किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और हमारे जो भी कंडीशनिंग जो अभी जल्दी धीरे लिखने की, उसमें भी वो कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। फिर रेस्टिट्यूशंस मतलब ओवर करेक्शंस, जो भी आपने जो प्रोवाइड किया है उसमें हम क्या करते हैं, करेक्शंस निकालते हैं, उस चीज़ में सुधारात्मक जो भी व्यवहार जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, सुधारात्मक काम करवाते हैं। रिस्पांस कॉस्ट, जो भी रिस्पांस की जो भी कॉस्ट है उसको हम वो करते हैं, जिस प्रकार से वो रिस्पांस देता है उस प्रकार की हम उसकी कॉस्ट जो है उसको देते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, उसको हम उतनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अवरेशन थेरेपी। एवरेशन थेरेपी क्या है, ये थेरेपी में सुगत प्लेसमेंट उद्दीपन को असुगत प्रक्रिया अनअब्सेंट रिस्पांस के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर आपके जीवन में, अगर किसी के भी जीवन में कोई ऐसी कंडीशंस है जिसको उसने सुख का अनुभव किया है और उस चीज़ को, और वहीं उसी व्यक्ति ने अगर दुख का भी अनुभव किया है, तो उस कंडीशंस को हम क्या करते हैं, प्रॉपर तो उस रिस्पांस को जोड़ दिया जाता है। तो पेयरिंग धीरे धीरे इस सुगत उद्दीपन को अनएक्सप्लेटमेंट में सिचुएशंस में बदल देता है एवं व्यक्ति उसे त्यागना शुरू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल, एल्कोहल के साथ, डिसअफिलिएशंस के साथ पेयरिंग करने से रोगी के में सिरदर्द, पसीना आना, मिचली, वमन जैसे दुखद लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप रोगी अल्कोहल को त्यागना शुरू कर देता है। मीन्स अगर हम मेडिकेशन जो भी अल्कोहल के साथ हम क्या करेंगे,
डिसफ्यूरिन के साथ पेयरिंग करेंगे, अल्कोहल के साथ डिसफ्यूरिन के साथ जो है पेयरिंग करेंगे, उसको मिलाएंगे उसमें, तो रोगी में सिर दर्द, पसीना आना, जी मचलाना, वमन ऐसे जैसे असुखद लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह की शराबी को बिना बताए जो है वो मेडिकेशंस दे, तो इस प्रकार की ये मेडिकेशन शराबी को दी जाती है बिना बताए या कुछ किए। अगर वो ऐसे प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट शराब पीने के बाद उसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उल्टी होती है, जिल मचलाता, पसीना आता है, तो व्यक्ति परिणाम स्वरूप रोगी जो है धीरे धीरे अल्कोहल को त्यागना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर हम बिहेवियर थेरेपी में हम इस प्रकार से बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं।